हाँ जी। शुरोदीप चंद्र दास, पढ़ना चालू करिए। Yes. कैमरा ऑन एंड स्टार्ट। uh, Camera only. Okay. चलिए। Um, अब SRFTI में अगर इस टाइप से कभी इंटरव्यू और तुमने ऐसे कैमरा ऑन किया तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे फ्रेम देखते ही। क्यों? क्योंकि तुम्हें फ्रेमिंग का सेंस नहीं है। कितनी ऊट पटांग की लाइट आ रही है तुम्हारे कॉर्नर से, देखो। हाँ, आज थोड़ा मतलब ये लाइट को लाइट थोड़ा। एक्सप्लेनेशन मत दिया करो मुझे। मुझे अच्छा। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ये चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी जिंदगी में कभी ना कभी। ठीक है। अब मेरे पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक आर्टिफिशियल बैकग्राउंड दिखाई दे रही है। ये बैकग्राउंड आप भी लगा सकते हो कोई ऐसी। ठीक है। हंसत सिंह की बैकग्राउंड देखो, बड़ी सिंपल सी बैकग्राउंड है। और तुम अपनी बैकग्राउंड देखो, तो दो लोगों का फ्रेम है ये। हम्म, सिनेमाटोग्राफर का सबसे पहला काम होता है फ्रेमिंग बनाना। अगर आपको फ्रेमिंग नहीं आती तो आपको क ख ग नहीं आता। बात समझ रहे हो आप लोग? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। हाँ। अभी तक नहीं समझ आया तुम्हें? चलो। Indian film Tumbar, two scenes, opening rain sequence. The film opens with heavy rainfall, captures in low light and warm tone. The contrast between the red soil and the gray sky creates a myth-like atmosphere. The slow camera movement and wide framing make the environment feel alive and overwhelming. Treasure Vault scene, Hustler's Cave. Minimal light sources are used, mainly oil lamp style lighting. The deep shadows and warm glow increase tension and fear. The movement of light is motivated by character actions, adding realism to a fantasy setup. देखो, ये जो तुमने डिस्कस किया है, Hmm. ये बहुत कोई इंप्रेसिव कोई बात नहीं कर रहे हो तुम लोग। इंप्रेसिव बात क्या होती है? जैसे मैंने कल आपको वीके मूर्ति का एक सीक्वेंस बताया। ठीक है। साहिब बीबी और गुलाम का एक पर्टिकुलर चीज की बात की मैंने। हाँ। कि यहां पर क्या हो रहा है कि कैप्चर्ड इन ए लो लाइट एंड वार्म टोन। ठीक है। द कंट्रास्ट बिटवीन द रेड सॉइल एंड द ग्रे स्काई क्रिएट्स ए मिथ लाइक एटमॉस्फेयर। कोई खास बात बतानी होती है जो आपको मास्टरपीस दिखाई दे उसके अंदर। उसके अंदर मास्टरपीस वाली बात होनी चाहिए कि इसके अंदर अब ये स्लो कैमरा मूवमेंट, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। वाइड फ्रेमिंग, ये कोई बड़ी बात है? स्लो कैमरा मूवमेंट एंड वाइड फ्रेम इज नॉट ए बिग डील। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज सो बिग डील अबाउट इट। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ये ट्रेजर वाल्ट वाला फिर भी समझ आता है थोड़ा सा, बट वो पहले वाला पॉइंट में कुछ खास बात नहीं है। और इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, मेनली ऑयल लैंप लाइटिंग स्टाइल। वो ठीक है, सोर्स लाइटिंग है वहां पे, सोर्स लाइट को एस्टेब्लिश किया गया है, तो आप यहाँ पे सोर्स लाइट शब्द इस्तेमाल करिए। उस सीन के अंदर अगर सोर्स लाइटिंग का स्टाइल अडॉप्ट किया गया है तो आप मेंशन करिए सोर्स लाइट के बारे में। सोर्स लाइट वर्ड तो आपने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया है। Mhm. जिसका मतलब आपको पता ही नहीं है सोर्स लाइट क्या होती है। द फिल्म यूजेस लो लाइटिंग एंड प्रैक्टिकल सोर्सेज टू बिल्ड ए डार्क फोकलोर मूड। इट कंसिस्ट कलर इट इट्स Color palette. कंसिस्टेंट कलर पैलेट एंड स्ट्रॉन्ग विजुअल टेक्सचर मेक इट विजुअली मेमोरेबल। ये बड़ा लिटरेरी सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो है बड़ा लिटरेरी है। बहुत लिटरेरी सेंटेंस है ये। द फिल्म यूजेस लो की लाइटिंग, वो तो समझ आता है, एंड प्रैक्टिकल सोर्सेज वो भी समझ आता है, टू बिल्ड अ डार्क फोकलोर मूड। बट ये जो सेकंड सेंटेंस है ये बड़ा लिटरेरी सेंटेंस है। हमें टेक्निकल लोग हैं, हम टेक्निकल बात करो मेरे से, खास बात बताओ टेक्निकल। ठीक है जी। चलिए, रॉजर डिकिंस में आइए अब आप। Hollywood film Blade Runner 2049, shot by Roger Deakins, two scenes. Desert scene features orange-hued dust atmosphere, creating an eerie, isolated mood. The use of a monochrome color scheme gives a strong visual identity. ये फिर भी समझ आता है, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम जो है ये समझ आता है, बट वो पहले वाला जो सेंटेंस है वो वही वाली बात हो गई। मैंने पहले बोला है, बार बार बोल रहा हूं, अनटिल अनलेस यू पिन पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक इट डज नॉट मेक ए सेंस। ये बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। बोलिए। Joy hologram scene uses neon and soft artificial lighting with layered reflections on glass. Shows technical mystery in lighting, transparent and digital elements. पहले वाला सेंटेंस ठीक है, यूजेस नियॉन एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग,
हम्म। आर्टिफिशियल लाइट तो पूरी फिल्म में ही होता है, हाँ सर। पूरी फिल्म में आर्टिफिशियल लाइट होती है। तो ये सॉफ्ट आर्टिफिशियल लाइट क्या हुई? नियॉन एंड सॉफ्ट आर्टिफिशियल लाइट का क्या मतलब है? सॉफ्ट आर्टिफिशियल लाइट की जो आप बात कर रहे हैं, ये क्या है सॉफ्ट आर्टिफिशियल लाइट? पूरी फिल्म में जो बहुत हार्ड लाइट यूज हुआ है, मतलब जहाँ इट्स सो ब्राइट एंड हर जगह खूब हाई कॉन्ट्रास्ट एंड देखिए, हाई। नियॉन जो वर्ड है वो तो समझ आ गया, यूजेस नियॉन लाइट। नियॉन लाइट फ्रेम में अगर दिख रही है तो वो तो समझ आता है नियॉन लाइट का बहुत इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बट ये आर्टिफिशियल, सॉफ्ट आर्टिफिशियल लाइट का मतलब मुझे नहीं समझ आता। लाइट तो आर्टिफिशियल ही होती है सारी की सारी। हाँ 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 सर, हाँ। तो सॉफ्ट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लाइट सॉफ्ट, भाई सॉफ्ट होगी या हार्ड होगी लाइट? दो ही तरीके की लाइट होती है, हाँ हाँ हाँ। या तो सॉफ्ट होगी या हार्ड होगी, और लाइट तो आर्टिफिशियल होती है। तो इसमें क्या नई बात बता रहे हैं आप? विद लेयर रिफ्लेक्शंस ऑन ग्लास, ये समझ आता है मुझे, बट ये समझ नहीं आता सॉफ्ट आर्टिफिशियल लाइट का क्या मतलब। शोज टेक्निकल मास्टरी इन लाइटिंग ट्रांसपेरेंट एंड डिजिटल एलिमेंट। डिजिटल एलिमेंट क्या होता है? टेक्निकल मास्टरी इन लाइटिंग ट्रांसपेरेंट तो समझ आ गया, ग्लास हो गया। हम्म। लाइटिंग ए ट्रांस, ग्लास को लाइट अप करना बड़ा झंझट का काम होता है, वो मुझे समझ आता है। लाइटिंग अप ए ग्लास इज ऑलवेज अ ट्रिकी गेम। ठीक है। मैं हाँ। एक जो है अशोक मेहता के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है मैंने, आप उसको पढ़िएगा, तब आपकी इस खोपड़ी के अंदर समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वाई अशोक मेहता इज ए ग्रेट सिनेमाटोग्राफर, बताओ। तो जब उसको पढ़ोगे तो तुम्हें उसमें समझ आएगा, 1 2 3 4 5 सिचुएशन मैंने बता रखी है जिससे पता लगता है कि अशोक मेहता ग्रेट सिनेमाटोग्राफर क्यों है। दो लाइन तुमसे नहीं लिखी जा रही हैं, तुम 20 लाइन अगर लिखने के लिए बोल दिया गया वहां पर, तो तुम्हारे तो पसीने निकल आएंगे, और यही लिटरेचर वाली लाइनें लिख के आओगे जो तुम लिख रहे हो यहां पर। 2 बजे से लेकर 10 बजे तक 8 घंटे होते हैं तुम्हारे पास। 8 घंटे में तुम ये लिख रहे हो, और गूगल बैठा हुआ है कट पेस्ट करने के लिए, तभी हालत है तुम्हारी। दुनिया भर के वीडियो बैठे हुए हैं वहां पर। लिखिए, द फिल्म मिक्सेस नेचुरलिस्टिक एंड स्टाइलाइज्ड लाइटिंग विथ एपिक। ये क्या, कौन सी वाली स्टाइलाइज्ड लाइटिंग है यहां पर? कैसे स्टाइलाइज्ड हो गई यहां पर लाइटिंग? स्टाइलाइज कैसे हो गया बताइए? कल ही बात हुई है ना स्टाइलाइज लाइटिंग की, हाँ। 10 दिन पहले तो नहीं हुई है। तो हम्म। स्टाइलाइज लाइटिंग कैसे है यहां पर? क्या चीज है जिसकी वजह से स्टाइलाइज लाइटिंग है, बताइए आप। लिखने से स्टाइलाइज नहीं होता है। मैंने आपको बार बार बोला है, नेचुरलिस्टिक, स्टाइलाइज, ये शब्दों से कोई मतलब नहीं है। यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज स्टाइलाइज्ड एंड व्हाई इट इज नेचुरलिस्टिक, हाउ इट इज नेचुरलिस्टिक। ये सब नहीं चलेगा एपिक वाइड स्क्रीन कंपोजिशन वगैरह। इट क्रिएट ए फ्यूचर वर्ल्ड दैट फील रियलिस्टिक येट ड्रीम लाइन। क्या मतलब हुआ? अब देखो, बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी सेंटेंस है आपका। फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड तो रियलिस्टिक होता नहीं है। फ्यूचरिस्टिक जो वर्ल्ड है, जो फ्यूचर में क्या होगा, तुम मार्स में चढ़ के जाओ, मार्स तक पहुंच जाओगे रॉकेट में जाके, तो फ्यूचर वर्ल्ड हुआ ना। तो हम्म। फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड तो रियलिस्टिक होगा नहीं, वो तो इमेजिनरी वर्ल्ड है, अभी तो पता ही नहीं आपको क्या है वहां पे। तो फ्यूचर वर्ल्ड दैट फील्स रियलिस्टिक येट ड्रीम लाइक, तो कंट्रोल, ये कॉन्ट्रेडिक्टरी है। या तो ड्रीम लाइक बोलो या फिर रियलिस्टिक बोलो, दोनों चीज नहीं हो सकती। यू आर रिच एंड पुअर बोथ टुगेदर साइमल्टेनियसली, हाउ कैन यू बी रिच एंड पुअर साइमल्टेनियसली? यू हम्म। कांट, इधर यू आर रिच और यू आर पुअर। तो बेटा, ये जो लिखते हो ना, थोड़ा सोचो भी, दिमाग भी लगाओ थोड़ा, खोपड़ी खुजाओ। 10 घंटे का टाइम होता है तुम्हारे पास, तुम ये लिखोगे कचरा तो भगा देगा कोई आदमी तुम्हें मुझ जैसा पेपर चेक करके। और SRFTI विल बी मोर टफ दिस टाइम, बिकॉज read what they have written over there in the examination pattern. Logical reasoning, all that nonsense is going to be asked. तुम्हारे ही भाई बहन है, तुम जानो। चलो, स्वयं क्विज, परसोना। हाँ। Two scenes opening montage sequence. The film starts with an abstract montage including a projector light beam, burning film, and close-up of faces. Nyquist uses extreme contrast and highly controlled lighting to create unsettling
symbolic. हाईली कंट्रोल्ड लाइटिंग तो हर बड़ा सिनेमाटोग्राफर करता है, हर सिनेमाटोग्राफर लाइट को कंट्रोल करता है। कल भी बातें की हैं आप लोगों ने, आपके पास कटर होता है, ब्लैक क्लॉथ होता है, उससे क्या होता है, लाइट कंट्रोल होती है। तो यूज एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट तो समझ आ गया, हाईली कंट्रोल लाइटिंग नहीं समझ आता, तो हर आदमी करता है। नई बात क्या है, टू क्रिएट अनसेटलिंग सिंबॉलिक विजुअल्स यूजिंग लाइट एज ए स्टोरी टेलिंग एलिमेंट रादर देन जस्ट इल्यूमिनेशन। ना, बकवास है ये। हर आदमी स्टोरी टेलिंग इस्तेमाल करता है टू क्रिएट अनसेटलिंग सिंबॉलिक विजुअल। लाइटिंग की बात करो, उससे उससे क्या असर पड़ रहा है वो तो समझ आ गया, सिंबॉलिक विजुअल बन रहा है एक मिनट के लिए, ठीक है जी। बट कैसे बन रहा है, एक्सट्रीम कंट्रास्ट से ही बन रहा है या किसी और चीज से भी बन रहा है। हाईली कंट्रोल लाइटिंग तो हर सिनेमाटोग्राफर करता है, जो जो अच्छा सिनेमाटोग्राफर है वो लाइटिंग कंट्रोल करना जानता है, इसीलिए तो सिनेमाटोग्राफर है वो। बट ये लिटरेरी राइटिंग नहीं चलेगी बेटा, स्वयं निक्विस्ट के बारे में लिख रहे हो, फालतू की बकवास नहीं कर सकते हो तुम, ये सब लिटरेचर है, इंग्लिश ऑनर्स की वो है। पिन पॉइंट करो क्या स्पेसिफिक है उस चीज के अंदर। चलिए, The speed face scene. There's famous scene where the faces of two women are marched through lighting and framing using sharp side lights and close-up composition. Nyquist creates the illusion of one combined identity, expressing the psychological theme without special effects. ये पॉइंट फिर भी थोड़ा वैलिड है, ये पॉइंट थोड़ा सा वैलिड है कि किस तरीके से लाइटिंग के थ्रू वो दो दो उसके अंदर एक इमेज पैदा करता है, इल्यूजन ऑफ वन कंबाइंड आइडेंटिटी। ये समझ आता है कि वो कंपोजिशनली कैसे खेल रहा है उस चीज को लेके। ये स्प्लिट फेस वाला आइडिया जो है ये थोड़ा फिर भी सेंसिबल है, समझे कि नहीं। Overall cinematography, performance cinematography uses natural light mixed with abstract or high contrast frames. Nyquist creates an intimate and disturbing atmosphere, itself to making light itself a tool of psychological ये storytelling. ठीक है फिर भी, क्योंकि ये नेचुरल लाइट और एब्स्ट्रैक्ट लाइट कॉन्ट्रास्ट फ्रेम जो है ये अच्छा वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट हाई कॉन्ट्रास्ट फ्रेम, Hmm. ये वर्ड जो है अच्छा है। फ्रेमिंग के अंदर किस तरीके से वो हाई कॉन्ट्रास्ट और एब्स्ट्रैक्शन का आइडिया इंट्रोड्यूस करता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि इस फिल्म के अंदर उसके जो कंपोजिशंस हैं, you will never find them in any other film. They are unique in themselves because he uses, like से मर्जिंग वाला आइडिया है पहले, एब्स्ट्रैक्शन का कंपोजिशन है, उसके कंपोजिशंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, सीधा सीधा नहीं है। जो रूल और जो होते हैं कंपोजिशन रूल, जो नॉर्मल रूल्स हैं वो नहीं है। इट गिव्स यू Exactly. डिफरेंट फीलिंग बाय हैविंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, फेसेस और द फिगर्स। तो ये पॉइंट फिर भी ठीक है, बट ये पहले जो लिखा है ये फालतू की बकवास है। लाइट एज ए स्टोरी टेलिंग एलिमेंट होता है, सबों में ही होता है। Okay. हाँ जी, आदित्य गुप्ता। तो आपने क्या क्या लिखा, एक यूरोपियन फिल्म हो गया, एक हॉलीवुड फिल्म हो गई, और इंडियन फिल्म कहाँ है तुम्हारी, पहला इंडियन फिल्म हो गया, ठीक है। चलो, थोड़ा और डिटेल में लिखना है, आदित्य गुप्ता हो तो आ जाओ। Yes, sir. चलिए। So, answer. The film which I choose is The Runway 34, directed by Ajay Devgan, cinematographer Asim Bajaj. So here are the two remarkable scenes from the film. After party hotel room scene. The scene description. After party scene where Captain Vikrant is unable to take a nap for his next flight. This scene appears at very starting of the film after late night party. We see Vikrant reaching his hotel in early morning after late night party, and that epic time lapse shot begins from the frame of digital table clock showing 6 o'clock in the morning to 6 o'clock in the evening. The scene creates a very tense situation of the captain who is in the need of long sleep to cut down his exhaustion. Cinematographer highlight: the scene is of few seconds, portraying the whole 12 hours time lapse with camera movement starting from pan to handheld and ending with a dolly top angle shot. The whole 1 minute shot shows Vikrant hangover which is not letting him to sleep, which results to a tense atmosphere.
तो इसमें स्टॉर्मी। खास बात क्या है? सर वही टाइम लैप्स जो था ना, वो कैमरा मूवमेंट का मैंने उसमें किया। मैंने लाइट इसमें नहीं डाला क्योंकि वो नॉर्मल लिट एटमॉस्फेयर था होटल रूम का, तो वो मुझे डालना चाहिए था। तो इसमें खास बात क्या है सिनेमेटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से? सर वो जो पूरा 1 मिनट का टाइम लैप्स था उसमें वो बहुत डायनामिक शॉट था वो, मतलब पूरा एक छः मॉर्निंग 6 o'clock से लेके इवनिंग 6 o'clock 1 मिनट के अंदर पूरा ऐसे पूरा टाइम लैप्स पूरा दिखा दिया फ्रॉम पैनिंग। चलिए आगे बढ़िए। The stormy descent sequence landing at Trivandrum airport. Scene description: this is the film's most intense and visually striking scene. The aircraft is trying to attempt a landing in the extreme weather condition with low visibility and heavy turbulence. Cinematography highlight: the camera is tightly focused inside the cockpit, using a close-up and over-the-shoulder shot to emphasize Captain Vikrant's tense yet calm attitude. The lighting inside the cockpit subtly reflects the chaos outside, switching between flickering lights and dim red emergency light. My overall experience after seeing the whole film is that on point. I am highly impressed with close and tight shots of the framing done by Ashim Bajaj. This shot with some इंटरेस्टिंग handheld. क्या है इसमें? क्लोज और टाइट शॉट के अंदर क्या इंटरेस्टिंग है? कोई भी आदमी अगर क्लोज शॉट और टाइट शॉट बना रहा है तो उसमें इंटरेस्टिंग क्या है, ये बताओ आप। ओके, मैं इसमें ऐड करूंगा, मतलब डायनामिक मैं कैसे आपसे ऐड पूछ कर रहा सकता हूँ है, डायनामिक सीक्वेंस ऐड कर सकता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्लोजअप देखा और टाइट शॉट देखा, तो उसमें इंटरेस्टिंग क्या है? बहुत सर सारे। बहुत सर बहुत फास्ट था, मतलब टू द पॉइंट व्हाट दे वांटेड टू शो, और डायनामिक भी था, मतलब ऐसे कैसे बताऊं। बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, वहां बैठ के थोड़ी बोलोगे। हाँ हाँ, डायनामिक शॉट सीक्वेंस था, सब जितने भी जो रोल जैसे प्ले होते देखो थे ना बात सुन लो, मेरी बात को सुन लो। हम्म। तुम्हारे बोलने से डायनामिक नहीं होने वाला। हम्म। मुझे डायनामिक लगना चाहिए पढ़ते वक्त। तुमने ये लिख दिया टाइट क्लोजअप है, क्लोजअप है, तो इससे क्या डायनामिक हो गया वो? फिल्म के अंदर मीडियम शॉट होता है, लॉन्ग शॉट होता है, क्लोजअप होता है और टाइट शॉट होते हैं। यही शॉट होता है, 5 टाइप की कंपोजिशन होती है। हाँ। तो फिर इसमें डायनामिक क्या हुआ? हम्म। फास्ट मूवमेंट, किस चीज का? मतलब फ्रेम पर सेकंड बहुत फास्ट था। उससे भी क्या उससे उससे क्या, उससे वो तो एडिटिंग का खेल है। हम्म। वो तो एडिटर का खेल है, डायरेक्टर का खेल है, उसमें सिनेमाटोग्राफर क्या कर रहा है? मैंने तो फ्रेम दे दिया, 5 सेकंड रखो, 1 सेकंड रखो, 20 सेकंड रखो, तुम्हारा सर दर्द है। हम्म। एज ए सिनेमाटोग्राफर मैंने क्या ग्रेट काम किया उसमें, ये बताओ मुझे। लाइटिंग के साथ ऐड करना पड़ेगा। कब करो? लाइटिंग मुझे अगले ऐड साल नहीं जब नहीं फ्री हो वो जाओगे? ऐड नहीं, वो ऐड करूंगा मैं। कब करोगे? 10 घंटे मैंने में तो ऐड हुआ किया नहीं। है, मतलब इसमें मैं इतने इसमें दिन से भौंक रहा हूं एक चीज जो तुम्हारी खोपड़ी के अंदर नहीं घुसती है। बी स्पेसिफिक, टेल मी हम्म। व्हाई इट इज डायनामिक। ओके। तो बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है। क्लोजअप भी है, टाइट शॉट भी है, ठीक है, अच्छी बात है। ग्रेट क्या है उसके अंदर? ठीक है। चलिए, हैंडल कैमरा मूवमेंट है, तो कौन सी ग्रेट बात है? हर तीसरी फिल्म में हैंडल कैमरा मूवमेंट होता है, हर फिल्म के अंदर कम से कम 10 मिनट हैंडल्ड होती है। हम्म। चलो। This shot with some handheld camera movement with tight framing does intensify the sequence of the film. The one, the landing of the aircraft, and the other, the courtroom interrogation scene between Narayan Murthy advocate and between Vikrant. देखिए, Hmm. जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे तब तक खेल नहीं होगा, ध्यान रखिए। हाँ जी, ब्लेड रनर 2049 में आ जाइए, कहाँ पे है? Aerial सीन scene ऑफ द of the यूनिवर्सिटी। ruined city. Scene description. The scene starts when Officer K flies over the ruined city Las Vegas. The whole city is bathed in orange hues caused by radiation, creating an airy and apocalyptic mood. Rogers uses soft silhouette and heavy atmospheric haze to cut landscape clarity, making the viewer feel alienated by showing K's emotional state. The wide aerial shots, slow camera movement emphasize both deserted land and isolation.
The scene between Case, Joy, and Real Woman. The scene description. This is a remarkable scene where we see two figures visually blend into one using seamlessly overlay and enhance subtle lighting. This is where Roger shows his creativity as he highlights this moment by controlling over the light and texture, adding emotional complexity. ये जो सेंटेंस Cin- है ना, ये थोड़ा एलोबरेट होना चाहिए। पूरा सीन मैंने देखा नहीं है वो फिल्म, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन से सीन की बात कर रहे हो तुम। hmm, तो वेयर वी सी टू फिगर विजुअली ब्लेंड इनटू वन यूजिंग सीमलेस ओवरले एनहांस द hmm, सटल लाइटिंग, ये इसको थोड़ा और एलोबरेट करोगे तो समझ आएगा कि कैसे उसमें और कोई खास बात है कि नहीं। ठीक है. This cinematography, this shot compromises of wide angle with slow tracking shots at the time of syncing. So the overall experience by seeing the work of Roger Style of delivering the visual is sharp and precise. It blends futuristic design and rich atmospheric lighting to create a world that is deserted at time and emotionally vacant too. क्वेश्चन Choose. यही होता है कि कैसे कर रहा है, हमें वो बताओ कैसे किया उसने, उस चीज का Hmm. बताओ। जैसे तुमने पहले बताया, ये जो है थोड़ा सा वो फिर भी समझ आता है। ड्यून सिटी का ओवरऑल जो है वो समझ आता है। सिल्यूट वाला सीक्वेंस है, ये समझ आता है मुझे। और जब तक आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे पर्टिकुलरली, तब तक खेल नहीं होने वाला। चलिए। अगर वो नॉर्मल सीक्वेंस है मतलब एकदम नॉर्मल हैंडल्ड है ब्लॉक तो शॉट है तब कुछ नॉर्मल तो देखो, हम नॉर्मल की तो बात ही नहीं कर रहे ना। एक फिल्म को ग्रेट सिनेमाटोग्राफर, एक जैसे स्वयं निक्विस्ट को ग्रेट सिनेमाटोग्राफर क्यों मानते हैं, तो कुछ कारण होगा। हम्म बताओ। ऐसे नहीं चलता ना, ये इंग्लिश लिटरेचर लिख के आ जाओगे तुम वहां पे। Sven चलिए। Nykvist, The Hawks, 1992, 1991, Helge, Helge's snowy walk. Scene when Helge walks across the snowy field at dusk. This whole is well lighted and framed by Nyquist. He captures the winter landscapes using soft, natural, and muted tones, emphasizing the character isolation and in poverty. Cinematography. The vast white surrounding and Helge's lone company create a powerful visual contrast between superior and weaker. The stillness of frame combined with ambient light of fading sun evokes both beauty and sadness. ना, Inside room. अगेन जेनरिक सा डिस्क्रिप्शन है खास बात बताओ उसके अंदर क्या है। ये तो तुमने शॉर्ट डिस्क्राइब कर दिया वहां पर। सर एक हेल्प चाहिए था कि अगर आप कुछ एक बता पाए कोई एक कॉमन फिल्म के मैं बारे में बताया तो ना एक तुम्हें कल। कल क्या बताया मैंने तुम्हें? मैंने तुम्हें सीन सीक्वेंस बताई एक। मैंने अभी, मैं एक पीडीएफ फाइल लोड करूंगा क्लास खत्म होने के बाद, उसको पढ़ना आंख खोल के, उसमें समझ आएगा कैसे होता है वो। ठीक है. Inside room scene beneath the fireplace. Scene. This occurs in his home where the entire scene is lit by a fireplace. The flickering warm light falls delicately on the character face, which shows a contrast of hardness of their poor life. Cinematography. Seven uses practical light in the scene, which creates an intimate and realistic type mood. By slightly pan on the wall, the shadows are seen dancing on the wall, reinforcing the emotion tense with utmost silence in the room. ये मैंने देखा नहीं है तो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है इसमें तुम क्या कहना चाह रहे हो। बट फिर भी थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि वो शेडो को लेके कुछ वहां पे चक्कर चल रहा है, तो इट Hmm. स्टिल मेक सेंस। Hmm. वहां पर अगर शेडो का क्या है वो सीन का, अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो हो तो मुझे वो सीन काट के भेजोगे तो मुझे ज्यादा समझ आएगा। बट इसमें एक फिर भी ये समझ आता है कि चलो शेडो का कोई चक्करबाजी है वहां पे वॉल के ऊपर, जो एक डांसिंग का फील दे रहा है, वो समझ आता है। बट वो पहले वाला नहीं समझ आता। पहले वाला तो वैसे ही वो है, जनरल है। जनरल नहीं चाहिए मुझे, स्पेसिफिक बताओ। चलिए। The overall cinematography of the film is very normal yet very impactful with little presence of visual. Seven mastery skills of playing with natural light and minimalist composition gives the film a emotional depth with portray of harsh reality. The perfect portray of poor life is being portrayed with hardness and dignity of rural life. ये अगेन लिटरेरी है, स्पेसिफिक नहीं पता लगता। स्पेसिफिक बताइए। आइए भाई, क्राइज एंड विस्पर। बता बेटा क्या देखा तूने क्राइज एंड विस्पर के अंदर, अदरीज बसाक। समझ आएगा मुझे कि सर कितना खतरनाक आदमी है तू। क्या बोल रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूं कि अब पता लगेगा कितना खतरनाक आदमी है तू। कट पेस्ट करता है या समझता भी है। चलो। नहीं सर, मैंने ज्यादातर कॉपी किया है। कॉपी किया था तू पहले ही बोल रहा है, खुद ही हथियार डाल दिया तूने कि मैंने कॉपी किया है।
कॉपी हाँ करने में सर। दिक्कत नहीं है, बट समझ आया तू क्या कॉपी कर रहा है? हाँ हाँ समझ आया। तो मुझे भी समझाओ, क्या समझ आया मुझे भी समझाओ। सर थोड़ा थोड़ा नीचे करना वो बोला। क्या थोड़ा नीचे करना, यहां से वो पूरा फिल्म इंगमार बर्गमैन, क्राइज एंड विस्पर। फ्रैग्रेंस विस्पर सिनेमाटोग्राफर फिन निकिस्ट निकिस्ट खास बात क्या है इस फिल्म के अंदर, कोई आदमी बताएगा जल्दी से? Sir, सो the रहे हैं सब लोग। whole movie is dominated with a red color background. करेक्ट। इसमें खास बात, इससे बड़ी बात क्या है कि इट इज अ बेस्ट फॉरेन, इज बेस्ट सिनेमाटोग्राफी ऑस्कर फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। क्राइज एंड विस्पर गॉट द बेस्ट सिनेमाटोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। सबसे खास बात ये है, पहली बात। अब सिनेमाटोग्राफी बेस्ट क्यों मिला है? क्योंकि रेड जो है पूरी फिल्म के अंदर डोमिनेंट है। अब देखते हैं क्या रेड डोमिनेंट करवा रहा है ये, बता भाई। opening scenes, still interiors in red. The film opens with static shots of mansion's room washed in deep red tones. This intense, unnatural use of color, particularly red, is striking. Nyquist doesn't use red. निक्विस, स्वैन निक्विस। Nyquist doesn't use just red just for visual flair, but as a metaphor for the warmth, blood, and emotional intensity. The lighting is soft but creates eerie contrast with the saturated walls, establishing a haunting psychological tone. ठीक है। Deathbed scene, Agnes' final moments. In the scene where Agnes lies dying, Nikist lights her face with soft, natural daylight coming from a side window, illuminating her in a pale, almost divine glow. The surrounding shadows deepen the emotional gravity. The framing is intimate, as if the camera itself is grieving. This contrast between light and death creates a visual prayer, quiet yet emotionally overwhelming. देखो ये लिटरेरी जो लिखा है तुमने वो ठीक है, बट इसमें असली चीज अभी और पकड़नी है तुम्हें। आगे आइए। Uh, Nikist, cinematographer in Cries and Whisper, blends naturalistic light with emotional symbolism. His minimalistic approach, combined with daring use of color and shadows, transforms silence and stillness into powerful visual storytelling. सबसे बड़ी खास बात इस फिल्म के अंदर यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ डिफ्यूज लाइट। सो देर इज अ वेराइटी ऑफ डिफ्यूज लाइट यूज्ड इन द वेरियस सीन। डिफ्यूज लाइट के अंदर जितना वेराइटी हो सकता है, थोड़ा हार्ड डिफ्यूज है, डायरेक्शनल डिफ्यूज्ड है, कहीं पे शेडोलेस डिफ्यूज है। what kind of variety you can play with the diffuse light, that is the beauty of this film. Okay, sir. समझे मेरी बात? Plus, most important, when the red is a predominant color, it does not spill over the faces, it does not spill over the skin tone of the characters. Characters का जो skin tone है वो rich European type of skin tone which is toward the पिंकिश स्किन टोन है, ना कि रेडिश स्किन टोन है। क्यों? क्योंकि रेड जो है स्पिल नहीं करता है फेसेस के ऊपर, बिकॉज द लाइट यूज्ड इज डिफ्यूज। बाउंस अगर लाइट होगी फेस पे, हार्ड लाइट फेस पे बाउंस होके आएगी, तो उसकी वजह से डिफ्यूजन जो है रेड के फेसेस के ऊपर, वो शेड जो है रेड का आ सकता है। तो देर इज नो टिंच ऑफ रेड स्पिलिंग ओवर द कैरेक्टर फेसेस बिकॉज of the diffuse light used in the entire film, and that too in a variety of way, where sometimes you feel the directional diffuse, sometimes you feel the shadowless diffuse. जब शैडो पेड़ के नीचे खड़े होते हो तो कहां से आ रही है लाइट? चारों तरफ से आ रही है, तो देर इज नो डायरेक्शन, सो वी कॉल इट एज ए shadowless diffuse light. Light which is diffuse, but it do not create any kind of shadow because it is not coming from a direction, it is coming from all over the places. पेड़ के नीचे जब खड़े होते हो कहां से आती है लाइट? सब जगह से आ रही है, क्या नहीं? यस और नो? Yes, sir. तो हर चीज के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना चालू करेगा, बिना दिमाग के सिनेमेटोग्राफी नहीं होने वाली। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड थिंक ओवर एवरीथिंग। हाँ जी, कन्फर्मिस्ट विटोरियो सोनारो, चलो। The film conformist cinematographer Vittorio Storaro. Two remarkable scenes: the tango scene in a dimly lit Persian dance hall. Two women dance while the room is bathed in warm golden tones and deep shadows. क्या खास Storaro, बात हुई इस डांसिंग रूम के अंदर?
सर वो मीन्स रूम जो है वो वार्म होने के बाद भी वो डीप शेडोज मिल रहा है उसमें, डिफ्यूज तो लाइट नहीं है, मीन्स हार्श लाइट है, फिर भी मीन्स बहुत हार्श शेडोज नहीं हो रहा है। हार्श लाइट है बट शेडो हार्श नहीं है, ये कहना चाहते हो आप? हाँ। अच्छा, चलो आगे बढ़ो। Toronto uses chiaroscuro lighting to highlight faces and gestures, giving the scene a sensual, theatrical feel. The contrast between light and dark mirrors the main character's internal conflict and represented desires. ये और भी फिल्म में इसी टाइप का उसने इस्तेमाल किया है सुरारो ने। एक स्पेनिश डायरेक्टर है, थोड़ा ढूंढो आप भी, थोड़ा सर का दर्द लो। डांस के ऊपर उसने फिल्में बनाई हैं, फ्लेमेंको डांस के ऊपर। तो डायरेक्टर का नाम ढूंढो, फिल्में देखो, तब तुम्हें समझ आएगा कि हाउ ही हैज अप्लाइड द सेम थिंग इन कपल ऑफ अदर फिल्म्स आल्सो। हाँ जी। इसमें मिरर का यूज है इसके अंदर कहीं? हाँ। तो मिरर्स के अंदर सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है लाइटिंग के अंदर? कि यू हैव टू कंट्रोल द लाइट एंड मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम और फिर वेरियस वो पैच आ प्लेसेस। जाता है। तो टू प्लेस द लाइट, इसमें असली चीज क्या है? टू प्लेसमेंट ऑफ लाइट व्हेन द मिरर्स आर अराउंड बिकम वेरी डिफिकल्ट, एंड इट गिव्स द images of light to be seen into the mirror. So you have to place the light in such a way so that your light is also not seen. At the same time, you get the desired effect. So it is much more difficult to do such kind of lighting. मिरर आ गया मतलब फंस गए। मिरर आ गया तो पागल हो जाओगे लाइट को काटते काटते, क्योंकि तुमने कभी जिंदगी में सिनेमेटोग्राफी की नहीं है तो इसलिए नहीं पता। द मोमेंट देयर इज अ मिरर यू आर गॉन। चलिए, ये बात लिखनी पड़ेगी तब समझ आएगा उसको, एग्जामिनर को, कि इसको थोड़ी अकल है आदमी को। द मिरर थिंग सर। हाँ, मिरर थिंग जो मैंने अभी बोला, अभी बोला अच्छा। मैंने, ओके। वो सब बातें खोपड़ी में लिख के उसको इसमें ऐड करना है। ओके सर। चलो। Assassination in the forest. This outdoor scene is visually stunning. Sunlight breaks through tall trees, casting long shadows and streaks of natural lighting. The use of silhouettes and backlighting turns the forest into a stage of moral ambiguity. Toronto turns a brutal act into a poetic visual experience using color, shadows, and composition. बस ये पूरा का पूरा बेटा ये इंग्लिश लिटरेचर है। पहले वाली जो बात है उसमें असली चीज तूने लिखी नहीं, जो कि था whenever there is a mirror, large mirror, it is very difficult to light up, because the control of light become very difficult, because the positions of the light are being seen. The chances of light you're seen is become much more higher. So to hide your lights as a cinematographer is quite a job. समझे आप मेरी बात? तो ये है। चलिए पढ़िए। Okay. Vittorio Storato cinematography in the conformist is visually rich and symbolic, using color, shadow, and architecture to reflect political ideology and inner turmoil. Every frame feels like a painting, deeply connected to characters' psychology and the story's moral complexity. चलिए। Cinematographer Nestor Almendros, Francois Truffaut film. The forest discovery scene. In the scene where the wild child is first discovered in the woods, Almendros used natural light to great effect. The dappled sunlight filtered through the trees gives the image a soft, almost dreamlike realism. The use of black and white enhances the rawness and purity of nature, matching the untamed character's origin. देखिए क्या है कि जब तक आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ पर्टिकुलर चीज बतानी पड़ेगी। देखिए आपने फॉरेस्ट डिस्कवरी सीन बता दिया, इन द सीन वेयर द वाइल्ड चाइल्ड इज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द वुड्स, Almendros uses natural light to great effect. He trapped the sunlight filtering through the trees, giving the soft image. ये वो। Classroom training scene, when the child begins learning indoor, Almendros lights the room using daylight from the windows, creating soft gradient of brightness. Shadows are gentle and the lights feel honest and simple. This visual simplicity supports the theme of growth and innocence
ये सब देखो जनरल बातें कर रहे हो, काम की बात असली बताओ। सर इसमें जो है वो क्रिएटिंग सॉफ्ट ग्रेडियंट्स ऑफ ब्राइटनेस टू डार्कनेस फ्रॉम द विंडो बिकॉज द अदर साइड इज ऑल्सो ग्रेडियंट, मतलब लाइट का इंटेंसिटी कम होते होते डार्क पे जा रहा है और एक साइड लीट अप है फेस का। देखा है तुमने ये फिल्म? नहीं, मैं ये सीन देखा है, मीन्स लिखने के बाद ये यूट्यूब में सीन देखा है। अच्छा चलो, ये सीन मुझे भेजना, ठीक है, और लोगों को भी भेजना वहां पे, ओके। ठीक है। चलो हम भी देखते हैं क्या बात कर रहे हो तुम। चलिए। What's it? Mr. Almendra's cinematography is known for naturalism and simplicity. The wild child, he avoids artificial lighting, using soft natural light to support the film's realism and emotional depth, making the visuals feel pure, intimate, and timeless. चलिए, ब्लेड रनर में आइए। Roger Deakins, Denis Villeneuve. Las Vegas arrival scene as Officer K enters the radioactive ruins of Las Vegas. The entire scene is bathed in deep, dusty orange haze. Roger Deakins used bold monochromatic colors, grading to convey toxicity, mystery, and decay. The fog and lighting distort depth and space, making the landscape feel alien and disconnected from reality. चलिए। Hologram and Joy scene. In the scene where K's holographic companion Joy sings with human woman, the lighting is subtle and layered. Deakins used soft, cool lighting to differentiate between the two, aesthetically creating a ghostly overlay effect. These visuals beautifully convey intimacy, longing, and the illusion of connection through lighting and shadows interplay. Was great. Roger Deakins' cinematography in Blade Runner 2049 is a masterclass in visual storytelling through light, color, and composition. Every frame feels epic yet intimate, using futuristic aesthetics and mood lighting to deepen the emotional and philosophical layers of the film. Answer to no. तुम्बाड़। Tumbad. To remember the rain-soaked opening scene, the film begins with hauntingly atmospheric scene set in a crumbling mansion during a relentless downpour. The use of natural light combined with overcast, diffuse tones build a sense of dread and decay. The camera moves slowly, letting the darkness and texture of the wet environment become a character of its own, immersing the viewer in the film's airy world. The आगे। descent into Haster's vault. The one of the most visually striking sequence in the is the descent into the womb-like vault to face the demon Haster. Lit primarily by oil lamps and torches, the entire scene glows in deep golden and red hues. The flickering light, heavy shadows, and tight framing create an oppressive mythic space that blurs the line between horror and fantasy. It's rich in symbolism and atmosphere. ये अच्छा वर्ड है, हॉरर एंड फैंटेसी। ये जो वर्ड है, ब्लर द लाइन बिटवीन हॉरर एंड फैंटेसी, लाइटिंग के थ्रू किस तरीके से वो करता है, ये फिर भी थोड़ा सा बेटर है। चलिए। What's great, Pankaj Kumar's work in Tumbad blends the mythology, horror, and period drama through masterful use of lighting, texture, and color. The cinematography elevates the narrative, turning each frame into a haunting painting that lingers in the viewer's mind. चलिए, सुजैन खान आ जाइए। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. अच्छा, 11 बजे शार्प हम लोग एक ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, बिकॉज आई नीड टू टॉक टू समवन अर्जेंटली, आई हैव टेकन एन अपॉइंटमेंट। तो इन बिटवीन व्हेन द मोबाइल विल रिंग वी विल स्टॉप फॉर 10 मिनट्स। चलिए। I have chosen the film Masan by Neeraj Khaiwan, cinematography by Avinash Arun. The cinematography of Masan uses natural light and real locations to create grounded and emotionally honest atmosphere. This enhances the film's realism and connects deeply with the audience. First scene, final scene at the Sangam. In the final scene, Deepak and Devi meet on a boat at the Sangam.
The camera captures them from a distance, framed against the vast, still waters and the pale open sky. This wide shot, combined with soft natural light and gentle camera movement, creates a serene atmosphere. सर इसमें थोड़ा कैमरा मूवमेंट को और एक्सप्लेन करना चाहिए था, नहीं किया. The wide, symmetrical framing and calm natural lighting symbolize new beginnings and emotional healing. The still waters reflect inner peace, marking a quiet emotional climax. देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, जब तक आप कोई स्पेसिफिक चीज की बात नहीं करेंगे ना लाइटिंग को लेके, तब तक जो है उसके अंदर सिनेमाटोग्राफर का जो फीलिंग है, जो एग्जामिनर है, उसको पकड़ में आना चाहिए कि तुमने कोई ऐसी बात पकड़ी है जो जिससे आपकी सिनेमेटोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिखाई दे. जैसे मैं आपको एक फिल्म का नाम बताता हूँ जिसको इज शॉट बाय स्वयं निक्विस्ट. निक्विस्ट ने केवल एक ही फिल्म जो है तारकोस्की के लिए शूट की है, ठीक है जी, और वो है स्वीडन के अंदर. कौन सा फिल्म है, कौन बताएगा? Sacrifice. करेक्ट. सेक्रीफाइस के अंदर एक सीन है जिसके अंदर एक विंडो है, एक बच्चा वहां पे लेटा हुआ है, ठीक है, पलंग के ऊपर, और साइड में एक केवल कर्टेन है. तो कर्टेन में क्या होता है कि विंड आती है तो कर्टेन अंदर की तरफ आ जाता है, और जब कर्टेन अंदर की तरफ आता है तो लाइट का लेवल जो है वो बच्चे के ऊपर बढ़ जाता है. लाइटिंग लेवल इंक्रीजेज ऑन द चाइल्ड. और जैसे ही विंड वापस जाती है तो कर्टेन पीछे की तरफ चला जाता है, एंड अगेन द लाइटिंग लेवल ऑन द कैरेक्टर, द चाइल्ड, बिकम्स लो. तो किस तरीके से लाइटिंग लेवल बढ़ता है, लाइटिंग लेवल कम होता है उस पर्टिकुलर शॉट के अंदर, दैट मेक्स द शॉट पोएटिक. अब उसने वो लाइटिंग लेवल कैसे बढ़ाया होगा, कम किया होगा, वो एक टेक्निकल बात है, ठीक है. बट जो दिखाई दे रहा है वहां पे, व्हाई इट इज कंसिडर्ड ए ग्रेट सिनेमेटोग्राफी, बिकॉज हाउ ही यूजेस अ सिंपल कर्टेन, विंड विच एड अ ब्लो टू द कर्टेन. लेस कर्टेन है, वो हल्का कर्टेन है, हल्के से अंदर आता है और उससे लाइट लेवल बढ़ता है. क्यों? क्योंकि जब कर्टेन हिलेगा इधर उधर तो लाइटिंग का लेवल भी थोड़ा सा हो सकता है, विंडो से लाइट ज्यादा आ जाए, साइड से आ जाए, हालांकि डिफ्यूज लाइट आ रही है, वो इट इज नॉट ए स्पेक्युलर लाइट. तो यू हैव टू मेंशन ए स्पेसिफिक थिंग. क्या है उसके अंदर, उस शॉट के अंदर क्या बात है जो मैंने अभी आपको बताई, कि कैसे वो टू मेक इट पोएटिक. सिंपल एक कर्टेन है जो मूव करता है, लहराता है, ठीक है, बढ़ता है, और उससे लाइट लेवल बढ़ता है. सबसे बड़ी बात, खास बात क्या है उसके अंदर, अगर वो कर्टेन हिलता और लाइट लेवल ना बढ़ता तो कोई कोई बड़ी बात नहीं थी उसके अंदर. बट उस आदमी ने थोड़ा दिमाग भी लगाया कि कैसे डिफ्यूज लाइट का लेवल जो है बढ़ जाता है, और जैसे ही कर्टेन पीछे की तरफ जाता है लाइट लेवल जो है कम होता है. अब कैसे किया होगा वो एक अलग क्वेश्चन है, बट दिस इज समथिंग वेरी पर्टिकुलर. ठीक है जी. तो जब तक आप पर्टिकुलर नहीं बताएंगे तब तक जो है खेल नहीं होने वाला. चलिए. Second scene, Deepak's breakdown by the Gange river. After learning about Shalu's death, Deepak is shown sitting alone near the Gange. The cinematography in this scene uses a static long shot with negative space, capturing Deepak as a small figure placed low in the frame, surrounded by the vast emptiness of the river and sky. The overexposed natural light and the absence of background music emphasize his grief and emotional isolation. The use of silence and composition intensifies the psychological impact of the moment. Overall cinematography. The cinematography of Masan uses natural light and real locations to make the emotions feel raw and honest. Varanasi is shown in a way that reflects the characters' inner struggles, making the city feel like a part of their journey. आप कहाँ के रहने वाले हैं? Sir Varanasi. इसीलिए तुमने ये फिल्म चूज किया है. देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मुझे बताइए. मैं कहाँ रहता हूं मुझे कोई लेना देना नहीं है. फिल्म के अंदर ग्रेट सिनेमाटोग्राफी क्या है वो मुझे पकड़ में आनी चाहिए. द ओवर एक्सपोज नेचुरल लाइट एंड द एब्सेंस ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक emphasize हिज ग्रीफ एंड आइसोलेशन. ये ओवर एक्सपोज नेचुरल लाइट क्या है, क्या ओवर एक्सपोज है उसके अंदर? पूरा शॉट है वो ओवर एक्सपोज है, स्काई ओवर एक्सपोज है, क्या ओवर एक्सपोज है? सर वो एक सीन रहता है जहाँ पे डेड बॉडीज जलती रहती हैं और दीपक उसमें लकड़ियां डालता रहता है, तो वो सीन थोड़ा ओवर एक्सपोज रहता है क्योंकि बीच में पूरा सीन ही
उस आग का रहता है, मतलब ज्यादा पार्ट उस सीन का आग का रहता है, तो वो ज्यादा ओवर एक्सपोज हो जाता है। तो बाकी के एरियाज, अगल बगल के एरियाज थोड़े शैडोज में चले जाते हैं। देखिए, अगर आप दंगल फिल्म देखें तो उसके अंदर स्काई के जो शॉट्स हैं वो ब्लीच्ड आउट स्काई है पूरी की पूरी। तो मैंने जब इंटरव्यू लिया उसका, सेतु का, तो ही सेड दैट आई डू नॉट वांट दैट ब्यूटिफिकेशन ऑफ द स्काई। आई वांट दैट टू बी वेरी हार्ड हिटिंग स्काई, बिकॉज फादर एंड डॉटर आर फाइटिंग, they are trying to prove ki who's superior, whether she has really picked up the guts, the game or not, in terms of technique. तो ब्लीच्ड आउट स्काई का उसका एक अपना रीजन है। तो यहां पर क्या वो रियली ऐड करता है, या अगर आप एक्सपोजर के हिसाब से देखेंगे तो क्या वो डेलिबरेटली किया गया है, या हो गया क्योंकि कुछ पार्ट ओवर एक्सपो होगा तो कुछ अंडर जाएगा ही जाएगा। समझेंगे नहीं? तो I am not very convinced with this answer, though you have written it, but I am not very convinced. चलिए, हॉलीवुड। I have chosen the film Children of Men, directed by Alfonso Cuarón, cinematography by Emmanuel Lubezki. The film is known for its use of long, continuous shots that heighten realism. These uninterrupted takes make the audience feel as if they're experiencing the events alongside the characters, increasing emotional impact. First scene, car ambush scene. In this scene, the camera moves. सर थोड़ा ऊपर करिएगा. In this scene, the camera moves inside a moving car during an attack. The 360-degree camera motion without any visible cuts build extreme tension and claustrophobia, capturing chaos in a single moment. The absence of cuts heightens the realism, making the viewer feel as they're present inside the car, experiencing the threat firsthand. The lighting inside the car was natural and realistic. The action outside the window, burning car, people on motorcycles, gunshots was perfectly timed with the camera movement to keep the scene flowing smoothly. ठीक है, कैमरा मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सीन है वो। और काफी साल पहले मुझे किसी ने भेजा था, तो मैंने भी उसको देखा कि किस तरीके से शूट किया गया होगा वो। इट वॉज डिफिकल्ट टू शूट सच काइंड ऑफ सीन, बट टुडे टेक्नोलॉजी हैज improved so much that you can have so much of rigging and all that can be done. So doing that is ठीक है। ये कैमरा मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बोल सकते हो। चलिए। Second scene, final battle in refugee camp. This war sequence is also shot in one long take, following the protagonist through narrow, crowded spaces under gunfire. The handheld camera, natural lighting, and practical effects like dust, blood, and debris make the scene feel like the real war footage. The lighting is natural and uses smoke, fire, and dust to create a gloomy and dangerous atmosphere. The frame is often dirty or blurred with debris, which adds to the realism. The sound design also includes echoing gunshots, shouting, and distant bombs, but there is no background music, only the sounds of war, which increases tension and emotional pressure. ये चीज जो है सिनेमाटोग्राफी का पार्ट नहीं है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको इररिलेवेंट चीजें नहीं ऐड करनी है वहां पर। आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड टाइम होता है, आप ऐसा लिख के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग आउट ऑफ फोकस। You have to remain focused, you have to remain relevant, and you have to add something which makes examiner understand that you understand cinematography better than your other colleague who are also giving the exam. कैमरा मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है वो, बट उसमें कुछ लाइटिंग वाला खेल भी होना चाहिए। चलिए। Overall cinematography, Emmanuel Lubezki uses long, continuous takes and handheld camera work to give the film a raw and documentary-like style. This makes the audience feel like they are living through the events rather than just watching them, helping us connect deeply with the characters and their world. ठीक है, आइए। I have chosen the film Cries and Whispers, directed by Ingmar Bergman, cinematography by Sven Nykvist.
Nyquist's cinematography uses the color red throughout the film to symbolize emotional pain, death, and repressed desires. The red walls, costumes, and transitions create an emotional ये backdrop बहुत that इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरी फिल्म में फेड इन फेड आउट भी रेड से होता है। आप इस चीज को इम्फेसाइज करिए। आपने कहीं किया है कि नहीं किया पता नहीं, ये ट्रांजिशन तो लिख दिया है आपने, बट उसमें पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहिए कि द एंटायर रेड हैज बिकम सो प्रोमिनेंट दैट द एंटायर फेड इन फेड आउट आल्सो हैपन विद द रेड। चलिए। First scene, Karen's mirror scene. In one of the scenes where Karen looks at herself in the mirror before self-harming, Nyquist uses diffused lighting that highlights her pale face against the deep red walls. The camera remains still, holding on Karen's expression in a close frame, creating a feeling of claustrophobia. The red surroundings act as both a physical and psychological pressure when the soft light on her face brings out vulnerability and repression. Second scene, Agnes' death scene. There's a scene where Agnes lies dying. The frame has intense reds and candlelight effect. The entire scene is lit using natural and candlelight, giving the frame a soft and warm glow. The shadows are gentle and the light flickers on the characters' faces, making their sorrow more visible and real. The color red dominates the visual space, symbolizing both physical suffering and emotional pain, while the camera focuses on the characters' expressions, heightening the vulnerability of the moment. Overall impact of cinematography. The cinematography in Cries and Whispers helps the audience feel the deep emotions of the characters. Sven Nykvist uses color, especially red, which dominates the walls and transitions, which makes every frame emotionally charged. Along ट्रांजिशन with को एक्सप्लेन करो यहाँ पर, फेड इन फेड आउट वाली जो बात मैंने बोली है। जस्ट सेइंग yes, ट्रांजिशन डजंट मेक एनी सेंस। okay. Along with this, the use of soft natural light to show sadness, pain, and loneliness in a quiet visual style, making their feelings seem more real. और जो मैंने बोला आपको कि वेराइटी ऑफ सॉफ्ट लाइट, डायरेक्शनल सॉफ्ट लाइट, सेमी सॉफ्ट लाइट, शेडोलेस सॉफ्ट लाइट, इस फिल्म के अंदर जितना सॉफ्ट लाइट को लेके खेल सकते हो आप, उसने वो किया है। द वेराइटी ऑफ वे द सॉफ्ट लाइट कैन बी यूज्ड in any film, he has explored all those part and spectrum of the soft lighting. अगर 6-7 टाइप की सॉफ्ट लाइट हो सकती है, तो इस फिल्म के अंदर 6 और 7 टाइप की सॉफ्ट लाइट उसने यूज की है। जैसे आप डिफ्यूजर मटेरियल देखेंगे कभी जिंदगी में, जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, उसके अंदर ली एंड रॉस्को दो मेजर कंपनी है, एक तीसरी और कंपनी है जो थोड़ा सस्ता बनाती है बट मटेरियल उसका भी अच्छा होता है। उसके अंदर वैरायटी ऑफ डिफ्यूजन मटेरियल है। तो वैरायटी ऑफ डिफ्यूजन मटेरियल क्यों है? वैरायटी ऑफ डिफ्यूजन मटेरियल क्यों है? क्योंकि एवरी डिफ्यूजन मटेरियल विल गिव अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ डिफ्यूजन। दैट वुड बी decision of a cinematographer what kind of diffuse light I need. That's why there are variety of diffusion material. Right or wrong? Yes, sir. So this is a film which uses the variety of diffuse light required for different situations. At the same time, the control is such high level that it does not spill over the red shade of surrounding of the red on the face of the character. So the skin tone of the characters are well maintained, which is a pinkish skin tone of European characters. But at the same time, the red spill over the skin tone is not there. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक किसी बच्चे ने नहीं लिखी है। ठीक है जी। तो सरगम भटनागर, अभी 2 मिनट का टाइम रह गया है। मुझे आई हैव टू मेक एन इंपॉर्टेंट कॉल, रादर टू रिसीव एन इंपॉर्टेंट कॉल फ्रॉम ए समवन। तो हम लोग जो है 11:10 पे वी विल बी बैक। ठीक है जी। यस, आई एम बैक। सरगम भटनागर, आप पढ़िए अपना। Yes, sir.
The iconic film Dil Se, directed by Mani Ratnam and shot by Santosh Sivan, has an exceptional cinematographic value. The two scenes are the song sequence of Satrangi Re. There is a shot that is filmed in reverse motion, which was at that time both technically difficult and rare to see. The shot is where the hero walks up to the dancing heroine and throws his shawl around her waist. Sivan has used the reverse shot to make it appear like that shawl wraps around the heroine like a rope or a snake, a quality that a piece of fabric is unnatural to exhibit. He also has used reverse shot to film the heroine in various parts of the song where she plays with a yellow dress in the wind to make her look like flames of a fire. It is remarkable because the DOP has effortlessly hidden the reverse technique in the shot. He has also used color symbolism through different colors to show the 7 stages of love. There is a lot of use of white shots and barren terrains as well to show longing and inner emptiness of the characters. 7 stages of love क्या है ये? The song, the lyrics tell the 7 stages of the love. So, चलिए. the scene where the heroine has come to the hero's office seeking a job in his company. Both of them are standing in a narrow lobby or hallway near the entry door. It is a dimly lit scene with only a beam of blue color light coming from a small glass opening on the entry door. The characters are standing on either side of the light. They exchange dialogue while being constantly interrupted by the commotion in the lobby. This scene is remarkable because it does not have much dialogue, but it still manages to convey the melancholy, loneliness, and disorientation in both characters' worlds just through visuals. The dim lighting plus beam of blue depicts the depressed mood. The constant interruption and commotion depict how both are emotionally unsettled. In some shots of the scene, DOP has also used chiaroscuro lighting to enhance visual impact. He has mostly used close-ups and mid-shots to focus on the expression. These shots also give sense of being trapped in an unescapable box. Also, every time the hero tries to come close to him, he's interrupted, as if trying to warn him. Overall, Santosh Sivan has used a lot of creative cinematography techniques in the film, such as frame and frame shot, mirror shots, glow effects, extreme close-ups, inverted shots, and especially out of focus to in focus transition to convey the various moods of the story. He masterfully blends realism with surreal symbolic imagery, turning each frame into reflection of love and unrest. He does all of it keeping emotion of the story and director's vision intact. Hollywood film, the film Birdman, directed by Alejandro Gonzalez Iñárritu, shot by Emmanuel Lubezki, is a masterpiece. The two scenes are opening shot where Regan Thompson is floating mid-air, sitting in a meditative pose. He's wearing only an underwear facing an open window. The camera glides slowly towards him. Then the camera circles him. Feels like the viewer is floating too, mirroring his suspended state. Lubezki has used naturalistic lighting, as if from practical sources like dressing room bulbs. He has also framed Regan slightly off-center. He has kept the background also in focus to show cluttered room, showing his mental state. It is remarkable because it blends surrealism with realism. A man floats like a superhero, but in a small, gritty backstage room. The scene, so in this scene also the mirror thing that you just said in someone else's answer, in this scene also it देखो applies. मिरर का क्या है ना कि ज्यादा नंबर ऑफ मिरर्स होते हैं तो डिफिकल्ट होता है. एक आधा मिरर को तो हैंडल कर लेता है आदमी. अच्छा, okay. इफ देयर आर मेनी मिरर्स तब प्रॉब्लम हो जाती है. जब वो स्पेनिश डायरेक्टर है जिसने डांस के ऊपर बहुत फिल्में बनाई हैं, एकदम से मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, उसके लिए सोरारो ने काम किया. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइट अप दोस सीन्स बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मिरर्स इन दैट. चलिए. Okay. Times Square breakdown, Regan in his underwear. The camera follows Regan in a handheld tracking shot, keeping tight behind or beside him as he rushes through the crowd. There are no cuts, the shot is continuous, which increases the tension and urgency. The motion is slightly unstable, mimicking Regan's panic and embarrassment. As he re-enters the theater, the camera glides again into calm, showing how the stage becomes his refuge. Regan is kept centered in the frame surrounded by a real crowd, not extras, creating a sense of genuine exposure. The scene is lit entirely by natural ambient city light. The background is crowded, but the frame isolates him, making him look small and ridiculous. The depth of field keeps most elements in focus, forcing us to see both his vulnerability and crowd's reaction. It is a great shot because, as told by Alejandro in interviews, the crew filmed it in real urban chaos to create improvised realism. Yet is choreographed with incredible precision. Timing had to be perfect. Regan's walk, the camera space, traffic, and public reactions all needed to sync. Lubezki has made the camera as a participant, not observer, as if the camera is also one of the common people at Times Square running behind Regan to capture this moment.
It shows how cinematography can use real environments to heighten emotional stakes without artificial manipulation, just pure timing, bold performance, and camera empathy. Birdman is a masterpiece because it was filmed to appear as one continuous shot. Noveske achieved this seamless effect through a lot of planning and editing. Through this, he also made the camera feel like an invisible character, mirroring Reagan's mental state in the movie. The filming and direction blurred the line between reality and illusion. Moreover, Alejandro tells in an interview that it was only filmed in 19 days. Choose, okay, the film, The Last. So this, I haven't seen any film from these three cinematographers. So in one of your previous classes, only you discussed the scene. So I watched that class. Well, so I wrote that much only. चलो The film The Last Emperor, shot by Vittorio Storaro and directed by Bernardo Bertolucci, is a great cinematic film. The coronation of the young emperor. The camera moves slowly using dolly or crane shots, gliding through the foreground, shifting to the background completely, disappearing the foreground. Long uninterrupted movements mirror the grandeur and stillness of imperial ritual. At times, the camera descends or circles around the young emperor to emphasize his smallness. Then the camera moves inside the place where the signature style of Storaro, having one hard light and diffusing the whole scene with a soft light, can be seen. Very strong sunlight enters the windows of the palace, giving a sharpness to the entire frame. He also shoots a couple of shots opposite to the hard light. Most shots are opposite to the hard light, making the windows completely burn out and the smoke more enhanced. Most shots are perfectly symmetrical and balanced, symbolizing the order and control of imperial court. Wide-angle lenses are used to show the full scale of palace, with the emperor often placed in the center, echoing his role, and also to show scale difference between the small child and vast hall. It is remarkable as without a single line of dialogue, it conveys the weight of history, loneliness of power, and the tension between grandeur and humanity. I knew only one scene from this movie. And the cinematography of The Last Emperor is remarkable for its symbolic use of color, lighting, and emotionally expressive composition. Storaro creates a visual journey that mirrors Emperor's transformation from divine isolation to vulnerability. इसके अंदर खास बात जो है वो है कि जो टिंच है, कलर कलर टोन जिसको कलर पैलेट बोलते हैं, जब वो when he goes into the when he's being taken to the prison, and there's a political shift over there and he is a prisoner. So in the prisoner scenes, the color tone is completely different from the one which is when he is a emperor. That is one of the most important thing in this particular film, where you see dark green, greenish tone when he is a one of the prisoners. That is very remarkable in terms of the color palette. When we talk about the color palette, that is one of the most important striking thing of this particular film, beside other things. तो ये है. Baki, the answer is okay. बाकी में ठीक है, बट वो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट बहुत स्पेसिफिक होना जरूरी है, और जब तक आप स्पेसिफिक चीजों में नहीं होंगे तब तक जो है यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रेस ए टीचर लाइक मी. देर आर पीपल हु माइट से कि चलो कुछ 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 पता है, चलो दे दो थोड़े से मार्क्स. अब ये डिपेंड करता है लीनियंसी कितनी है टीचर के अंदर. और एक चीज So और इम्पोर्टेंट ये है कि ये मुझे बाद में किसी के थ्रू पता लगा था कि एक आदमी पेपर चेक नहीं करता, विच इज अ गुड थिंग. दो लोग आंसर शीट चेक करते हैं. तो अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन एक आदमी चेक करेगा, दो क्वेश्चन दूसरा आदमी चेक करेगा. तो एक आदमी का माइंडसेट अगर थोड़ा अलग है तो दूसरे आदमी का माइंडसेट हो सकता है थोड़ा लीनियंट हो. ये एक थोड़ा सा अच्छा एग्जामिनेशन पैटर्न का पॉइंट है. लेट्स गिव डेविल देयर ड्यू. एटलीस्ट दिस इज अ गुड थिंग अबाउट द चेकिंग ऑफ द आंसर शीट. तो दो लोगों का माइंडसेट जो अलग रहता है तो इट विल नॉट अफेक्ट द आंसर्स दैट वे, बट मोर स्पेसिफिक यू आर बेटर इट इज. और जैसे लोगों ने स्वैन निक्विस्ट का क्राइज एंड विस्पर है, और रॉजर डिकिन का कोई ढंग का एक सीन है, वो पूरा का पूरा किसी ने अभी तक उसको टच नहीं किया है. उसके ऊपर भी मैं पीडीएफ फाइल किसी स्टूडेंट को, एफटीआई के जो हमारा टॉपर था पहले बैच का लड़का, एफटीआई एंट्रेंस एग्जाम का, उसको मैंने बोला था कि कुछ लिख के भेजेगा, उसको मैंने गाइड किया था. तो उसने कुछ लिख के भेजा है, वो तुमको मैं डालता हूँ पीडीएफ फाइल जो है, उसको पढ़ो. तो उस तरीके से स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना चाहिए. ठीक है, चलिए आ जाओ मयंक प्रखर. Yes, sir. पढ़िए. Indian film Bulbul, cinematographer Siddharth Devan. Scene 1, red moonlight forest scene.
One of the most visually distinct scenes in Bulbul features the protagonist walking through a forest lit entirely with stylized red moonlight. This was achieved using strong red filters and carefully placed lighting एक मिनट, rigs. मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं। सब लोग जो है, क्राइज एंड विस्पर जो फिल्म है उसके ऊपर जो भी वीडियो वीडियो इधर उधर जो भी तुम्हें मिल रहा है उसको कर लो। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता दी है कि हाउ ही यूजेस अ वेराइटी ऑफ डिफ्यूज लाइट इन द एंटायर फिल्म। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर फिल्म। ठीक है, तो उसको उसको लेके थोड़ा सा और कुछ पॉइंट ढूंढो। वो एक ऐसा फिल्म है जिससे आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हो। उसमें कुछ भी लिख के आओगे तुम, तो उसको कम से कम ये समझ आएगा कि इस आदमी को स्वयं निक्विस्ट पता है और क्राइज एंड विस्पर के बारे में लिख रहा है। तो ये थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। हर गधा नहीं लिख सकता क्राइज एंड विस्पर के बारे में। आधों को तो पता ही नहीं होगा जिंदगी में स्वयं निक्विस्ट कौन है। समझेंगे नहीं? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी चॉइस क्या है उसके ऊपर बात कर थोड़ी है। आपकी चॉइस जो है, और सिनेमाटोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने डाल दिया है यहाँ पर। तो क्राइज एंड विस्पर पे नोट बनाओ जरा। चलिए, उसको देखो भी और थोड़ा समझो और उसको और तरीके से क्या है। और एक और फिल्म है जो बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, उसके ऊपर भी नोट्स मैंने हमारा बैचमेट था उसको बोला था कुछ लिखने के लिए, उसने भी डाला है। वो भी मैं फिल्म डालता हूं आपको। पॉलिश फिल्म है वो। उसके ऊपर भी अगर आप लिखोगे और देख के लिखोगे तो जरा अच्छा लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड दिखना चाहिए कि तुम अपना ये दिल से विल से लिख रहे हो, तो इसमें कुछ मजा नहीं आता। ठीक है, चलो। Scene 1. Red Moonlight Forest Scene. One of the most visually distinct scenes in Bulbul features the protagonist walking through a forest lit entirely with stylized red moonlight. This was achieved using strong red filters and carefully placed lighting rigs to mimic a supernatural light source. The color red is thematically tied to transformation, rage, and liberation. Diwan uses a wide-angle lens to provide तो ये मैं spatial. ऐसे मत लिखा करो दीवान, तुम पत्थर मार रहे हो उसको दीवान लिख के। बोलो सिनेमाटोग्राफर यूजेस, यूज द वर्ड सिनेमाटोग्राफर, डोंट यूज द नेम ऑफ द पर्सन। एक बार तुमने बता दिया वहां पे, सोरारो है, निक्विस है, नेस्टल मेंट्रोस है, जो भी कोई है। उसके बाद द सिनेमाटोग्राफर यूजेस, द सिनेमाटोग्राफर यूजेस, ऐसे बोलो। दोस्त है तुम्हारा दीवान, तुम ऐसे लिख रहे हो यहाँ पे। फिर The cinematographer uses a wide-angle lens to provide spatial depth, and the camera tracks the subject using a stabilized gimbal system, creating a floating effect that mirrors the character's supernatural persona. The deep red hue contrasts with dark forest, ensuring color separation while retaining detail in low light using high dynamic range camera sensor. The choice of red light as a key source challenges conventional lighting logic but is symbolically coherent with the narrative. Scene 2, Haveli interior scene. Inside the Haveli, natural daylight is softened through jali windows, producing patterned shadows. A combination of soft key lighting and negative fill is used to create subtle modeling on faces. Mid-range focal lengths help in balancing character and environment. Static camera positions or slow pans emphasize the stillness and emotional constant of the characters. The cinematographer ensures low contrast lighting to retain the elegance of period interiors while also expressing a sense of entrapment. Overall cinematography. The cinematography in Bulbul is notable for its bold use of color, symbolic lighting, especially red, and integration of natural and stylized sources. Siddharth Diwan blends Indian Gothic aesthetics and modern digital cinematography techniques, maintaining strong visual coherence throughout. Hollywood film Birdman, cinematographer Emmanuel Lubensky. Scene 1, dressing room opening shot. The film opened with a long, unbroken shot inside a cramped dressing room executed using a Steadicam and a wide-angle lens. The lighting is primarily practical, mirror bulbs and overhead fluorescents, allowing, allowing characters to move freely without requiring light repositioning. The camera maneuvers through tight corridors and changes rooms seamlessly with exposure adjustment managed by wireless lens control systems and careful aperture management. Lubensky avoids cuts, instead designing each transition through concealed wipes, such as passing behind walls or dark areas.
Times Square scene. Like this exterior sequence was shot in real time with available lighting from neon signage, street lamps, and storefronts. A handheld camera tracks the actor running semi-nude through the crowd, capturing natural reactions. High ISO settings and a fast lens ensure visibility in low light. Lubensky maintains compositional balance despite dynamic and uncontrolled surroundings, using real-world depth and movement to enhance tension. Overall cinematography. Birdman appears as one continuous shot due to Lubensky's seamless transitions, fluid camera blocking, and naturalistic lighting. His cinematography emphasizes on spatial continuity, psychological immersion, and actor performance without reliance on traditional editing. European film, The Conformist, cinematographer Vittorio Storaro. Scene 1, Forest Assassination Scene. Set in a snowy forest, the scene features strong side lighting where sunlight filters through trees to cast long, high contrast shadows. Storaro uses a telephoto lens to compress the forest depth, isolating the characters from their environment. The camera moves slowly using a dolly to build suspense while the white snow serves as a reflective surface that bounces light onto the actors. The lighting direction and shadow play accentuate the moral ambiguity of the assassination scene. Ballroom dance scene. In this indoor sequence, tungsten lights provide a warm glow that reflects off polished floors and mirrors. Storaro uses wide-angle lenses for architectural emphasis, placing characters symmetrically within Art Deco interiors. A low contrast lighting setup enhances the opulence while conveying detachment. Slow dolly-ins and axial movements draw the viewer's eyes towards political symbolism embedded in decor and body placement. Overall cinematography. Storaro's approach combines expressive use of color temperatures, lens choices, and geometric composition. His control over lighting and movement reinforces political tension and psychological stakes, turn, turning every frame into a visual metaphor. और थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, कुछ जनरल सा है काफी कुछ। हाँ जी, अंशद सिंह, Yes, sir. पान सिंह Actually, कुमार, yes, sir. सी From मिश्रा। a two चलिए। remarkable scene is triple chase race army sport track. In this scene, the camera runs with Pan Singh using tracking shot and handheld camera to stay close to his movements. The shallow depth of field keeps focus on his efforts while natural daylight add realism. The framing highlights his discipline and speed without slow motion or artificial drama. The cinematographer captures action from an athlete's point of view, raw and immersive. Chambal ambush scene. The night attack, shot mostly in low light and using fire as a source. This night scene feels tense and real. The camera stays close to the ground and uses handheld motion to show confusion and fear. The lighting avoids artificial brightness, instead using shadow and silhouette to show danger and mystery. It reflects the rough and unpredictable life of a rebel. Greatness about the overall cinematography. The cinematography of Pansing Tomar looks natural and realistic, matching the real life story. It uses clear location, minimal lighting, and close camera work to bring the audience into the character's world without making it look cinematic or artificial. Film Oppenheimer, director Christopher Nolan, cinematographer Hofte van Hoytema. Two remarkable scenes. Trinity test, first atomic explosion. This scene is visually powerful. It uses IMAX camera but without CGI. The explosion is shown with high contrast, slow motion, and complete silence at first, which increases the emotional impact. The blinding light, rolling fire, and shockwave are captured using practical effect and wide framing, making it feel immersive and real. The light fills the screen, but the camera keeps Oppenheimer's face in focus, showing how the moment affected him personally. Interrogation room, black and white sequence.
The scene in black and white was shot on a custom-made black and white IMAX film stock Kodak. The lighting here is sharp and contrast heavy, with clear shadow, giving the scene a documentary or historical tone. The framing is often close, placing the viewer inside the tension. The clean formal style reflects the cold and judgmental nature of those scenes. Greatness about the overall cinematography. The film's cinematography mixes intimate close-ups with large-scale visual, using real effect and smart camera choice to reflect both the character's inner thought and world-changing event around him. Film crisis. ठीक है, ये वाला ठीक है, वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। So which one? मानसिंह तोमर जो है ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ये फिर भी बेटर है थोड़ा सा, Okay. और ये वाला जो है थोड़ा बेटर है। सर उसकी जगह पे मैं एक और मूवी, मतलब पान सिंह की जगह एक और मूवी मुझे याद आ रही थी सर, वो अभी मतलब भूल गया था उस टाइम लिखते हुए। थार सर जो है ना, जो हैं? थार थार मूवी जिसमें अनिल कपूर एक्टर है। थार? यस सर, उसमें भी काफी सीन्स हैं जो मतलब सिनेमेटिक। चलो कोई बात नहीं, इंटरनेशनल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है इंडियन ही लेनी है, इंटरनेशनल। चलो ये आ जाओ, प्राइस सैम निकोल्स आ जाओ, प्राइस एंड विस्पर। 1972 डायरेक्टर इंगमर बर्मन, cinematographer Sven Nykvist. Sven Nykvist. Yes, Sven Nykvist. Two remarkable scenes. Agnes' death scene. This emotionally intense scene is lit using soft, naturalistic light coming from a window. The camera holds a close, still shot on Agnes' face as she struggles with pain. There is no dramatic movement, which makes the moment feel quiet and real. The use of red in the wall and the custom-made costumes, combined with pale skin tone and soft lighting, adds a surreal beauty to the suffering. The camera is stillness and light contrast show the light loneliness of death. Flashback of the sister in the mirror, Kyron's scene. In this scene, the mirror reflection is used to show Kyron's emotional distance. The camera is static with slightly off screen, making the frame feel uncomfortable. Lighting is harsh but isolated, casting deep shadows, especially on the face, reflecting her inner pain. The composition is minimal but powerful, showing her disconnect from her own body and feeling. Greatness about the overall cinematography. The film cinematography is simple but emotionally rich, using natural light, bold color, especially red, the still frames to express deep human pain and silence. Sven Nykvist's style is quiet yet powerful, in perfectly matching the mood of the story. ठीक है, काफी कुछ जो है, फ्लैशबैक ऑफ द सिस्टर इन द मिरर कैरिन सीन, ये अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, सानवी व्यास आ जाइए। Yes, sir. Film Padmavat directed by Sanjay Leela Bhansali, DOP Sudeep Chatterjee. Scene 1, Padmavati's introduction, mirror scene. In this iconic scene where Rani Padmavati is first seen through a mirror by Alauddin Khilji, the cinematography uses reflection as both narrative and visual tool. The use of warm lighting in create Rajput architecture and dolly shot emphasizes her beauty and grace, while the miller subtly introduces the theme of desire and illusion as the smoke arises. The stillness of Padmavati contrasts with Khilji's obsession, captured through tight frames and less lighting as it romanticizes. Scene 2, the final Johar scene. The climax scene where Rani Padmavati's Johar, it is hauntingly poetic. The cinematography combines slow motion with desaturated tones to create somber atmosphere. The use of natural frames, shadows, and tracking shot that follows Padmavati's determined stride through the temple adds weight and ritualistic intensity. The elevated overhead shots as she walks into the fire makes the moment into a tragic symbolic spectacle of sacrifice and resistance. The overall cinematography is grand
and meticulous. Each frame feels like a painted canvas. Cinematographer Sudeep Chatterjee uses light, color, movement to create a visual narrative as rich as opulent as a film's historic setting. Inception cinematography by Wally Pestfisher. The rotating hallway fight. In the iconic zero gravity hallway sequence, Wall Picture uses practical effects and rotating sets to create a surreal sense of motion. Cinematography enhances the dream logic by allowing the camera to move fluidly with the characters, creating disorienting and coherent visual rhythm. The light remains natural and directional, helping ground the impossible action into believable dreamscape. The folding city. As Adrian explores the dream architecture, the city of Paris folds upwards onto itself. The shot combines sweeping crane movement with wide-angle lenses to capture scale and wonder of the moment. Balanced composition and use of bright, realistic lighting make the fantastical environment feel tangible, merging sci-fi spectacle with everyday realism. The overall cinematography of Inception is bold and immersive, seamlessly blending realism with dreamlike fantasy. The cinematographer crafts a visual style that anchors complex ideas in physical space, enhancing both emotional stakes and conceptual clarity of the narrative. Fanny and Alexander, cinematography Sven Nykvist. The Ekdal family Christmas. In the lavish Christmas celebration early in the film, the cinematography battles the scene in warm golden tones with evoke comfort, abundance and family फैनी intimacy. अलेक्जेंडर भी जो है शायद बेस्ट सिनेमाटोग्राफी ऑस्कर है सेवन निक्विस्ट को, इफ आई एम Yes. नॉट मिस्टेकन। क्राइज एंड विस्पर के बाद फैनी अलेक्जेंडर भी बेस्ट सिनेमाटोग्राफी ऑस्कर है शायद, कंफर्म नहीं है, रीचेक नहीं कर सर है ना, ठीक है। हाँ हाँ। सर। The use of soft diffused lighting and rich textures captures the sensual of memory. The camera moves gently through the space, often lingering on faces and candlelight, creating a timeless, painterly atmosphere reminiscent of Rembrandt. Alexander in Bishop's house. When Alexander is imprisoned in the stepfather's austere home, the visuals turn stark and cold. The cinematographer uses natural light filtered through harsh windows, white with pale, desaturated tones that contrast sharply with the warmth of earlier scenes. The rigid composition, shadows, and minimal lighting emphasizes emotional suppression, fear, and the psychological grip of authority. The overall cinematography of Fanny and Alexander is a visual, poetic, masterfully using light and color to reflect shifting emotional and spiritual states. The cinematographer naturalistically style transforms each scene into visual expression of memory, freedom, and confidence. हाँ जी, थोड़ा और जो है डिटेल ढूंढिए इसके ऊपर, फैनी अलेक्जेंडर के ऊपर, ठीक है। और थोड़ा स्पेसिफिक, और थोड़ा 2-3 वीडियो देखो, वीडियोस देखो थोड़ा सा, अभी टाइम दोनों का देखूंगा मैं। दोनों के वीडियो देखो थोड़ा और जो है, तो आपको और इसमें और क्लैरिटी आएगी थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें काफी वीडियोस मिल जाएंगे, इंसेप्शन में भी मिल जाएगा आपको और उसके ऊपर भी मिल जाएगा। तो ये है, जो आदमी लेट सबमिट करेगा, हाफ सबमिट करेगा, 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में अगर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप एक का आंसर देके घर आ जाएंगे तो क्या होगा, 33% आपने अटेम्प्ट किया, इसका मतलब वैसे ही फेल हो गया बैठे बैठे। जीशान अली और चारू मरूम, आपको मैं कई बार समझा चुका हूं, आपको समझ नहीं आता, अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने नीचे ऐड कर दिए हैं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, बट मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ जी, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं आपको आज 2 पीडीएफ फाइल लोड करूंगा। एक पॉलिश फिल्म है जो ब्लैक एंड व्हाइट शूट हुआ है, बहुत अच्छा है उसके ऊपर आर्टिकल। अगर उसमें कुछ आपको कुछ इंटरेस्ट आता है फिल्म देखने के बाद, तो आप उस फिल्म को भी चूज कर सकते हैं। और एक दूसरा मैंने जो अशोक मेहता के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है कि वाई अशोक मेहता इज ए ग्रेट सिनेमेटोग्राफर, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली कुछ चीजों की बात की है जो एड फिल्म से रिलेटेड है,
या कुछ और है उस चीज से रिलेटेड है, छोटी छोटी चीजें हैं वो, बट कितना डिटेल में उन चीजों को मैंने बताया है उससे आपको ये समझ आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है उसमें लिखना चाहिए। तो कुछ एक चीजें आपने इंपॉर्टेंट लिखी हैं, बट सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, थोड़ा फ्लारी लैंग्वेज ज्यादा है, कंटेंट कम है, कंटेनर ज्यादा है। कंटेनर और कंटेंट में फर्क ये होता है कि आप उसको कैसे लिख रहे हैं वो तो समझ आ रहा है, बट लिख किस चीज के बारे में रहे हैं, लिख जो है किस चीज के बारे में रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यार किसी भी आदमी ने सुब्रोतो मित्रा डिस्कस नहीं किया इंडियन सिनेमेटोग्राफी के अंदर, एक आदमी ने भी सुब्रोतो मित्रा डिस्कस नहीं किया है। हालांकि उसको उसके बारे में मटेरियल भी बहुत कम अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, बहुत कम लिखा गया है सुब्रोतो मित्रा के ऊपर। पर जैसे न्यू दिल्ली टाइम्स को उस फिल्म को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है। न्यू दिल्ली टाइम्स जो फिल्म है सुब्रोतो मित्रा की, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड है उसको। तो उसमें ऐसा क्या है कि उसको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, मैंने वो फिल्म स्क्रीन के ऊपर देखी है। अनूप जोतानी वॉज द असिस्टेंट इन दैट फिल्म, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सिनेमेटोग्राफर इन हिमसेल्फ। तो जितना रिचनेस कलर का मेरे को किसी इंडियन फिल्म में दिखाई दिया, वो न्यू दिल्ली टाइम्स के अंदर पहली बार मुझे ऐसा इतना रिच हो सकते हैं कलर्स किसी फिल्म के अंदर मैंने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया। रिचनेस, द सैचुरेशन ऑफ द कलर्स, समझेंगे नहीं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फिल्मों में कलर तो होते ही है सबों के अंदर, बट कितना रिच हो सकता है कलर जो है वो केवल उस फिल्म के अंदर महसूस हुआ मुझे। ये सब बातें जो है, नाइस लाइटिंग, नाइस कंपोजिशन तो होता ही है, बट एक पर्टिकुलर चीज जो है आपको पिन पॉइंट करनी पड़ेगी, तब जाके यू वुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस द एग्जामिनर। जैसे मैंने क्राइज एंड विस्पर के बारे में बताया कि द वेराइटी ऑफ डिफ्यूज लाइट उस फिल्म के अंदर जितना इस्तेमाल किया गया है किसी और फिल्म में मैंने नहीं देखा। डिफ्यूज लाइट तो इस्तेमाल करते हैं लोग डिफ्यूज की तरह, बट कितना वेरिएशन हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, एज पर द सिचुएशन। तो उसमें दो तीन और सिचुएशन आप जो है महसूस कर सकते हैं उसके अंदर कि किस तरीके से उसने इस्तेमाल किया है। और रेड का प्रेजेंस जो है हर फ्रेम के अंदर रहता है, और खास बात क्या है कि इट इज नॉट स्पिलिंग ओवर द स्किन टोन। समझे आप मेरी बात? तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग, यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल। तो ये है SRFTI एग्जाम के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। लेट मी जस्ट